बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज देखकर कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस सिस्टम में वो इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे कि उनके घर पर एक तांता बंधा होगा, एक लाइन लगी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट का शाम में जब एक हमारे सामने खबर आई, वजाहती बयान आया, उसके बाद हुकूमत को पता चला कि नहीं, वो 41 लोग हैं, उनको तो तोड़ा जा नहीं सकता, उनका वोट तो शुमार नहीं होगा, मौलाना फजलुर रहमान को राम किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए। हुकूमत ने आओ देखा ना था, मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए, उनको मनाने की कोशिशें की। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकले, बल्कि अभी निकले नहीं थे कि तहरीक इंसाफ का वफ्द आ गया। तहरीक इंसाफ का वफ्द फिर वहाँ से वापस लौट गया, फिर हुकूमत गई तो फिर तहरीक इंसाफ का वफ्द आ गया। तहरीक इंसाफ का वफ्द गया है तो बिलावल आ गए हैं। इसी दौरान मोहसिन नकवी साहब ने भी चक्कर मारा है। मोहसिन नकवी साहब हुकूमत की तरफ से नहीं आए, वैसे बाय द वे आपको इल्म होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब को समझ नहीं आ रही कि किसके सामने मैं क्या मुतालबा रखूँ, किससे क्या मांगूँ, क्या करूँ। लेकिन एक बात आपको इसके जहन में रहनी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को इनकार नहीं किया है। एक चीज़ पर इनकार किया उन्होंने कहा कि जी मैं चीफ जस्टिस काजी फायसा के लिए एक्सटेंशन का वोट नहीं दूंगा, यानी मैं ये नहीं करूँगा कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करके काजी फायसा को एक्सटेंशन दिला दूँ। इस पर मौलाना फजलुर रहमान अड़े हुए हैं। हुकूमत ने कहा ठीक है जी, छोड़िए, कोई मसला नहीं है, काजी फायसा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, हम नहीं करना चाहते, बाकी चीज़ें मान जाए। अब बाकी चीज़ों में एक चीज़ सर फहरिस्त आ गई है जो पहले सर फहरिस्त नहीं थी, यानी एक्सटेंशन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए थी, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान राजी भी दिखाई देते हैं, वो है सीनियोरिटी का मामला, यानी जजेस के तकर्रुर का मामला, कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना लगाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस लगाया जाए। एक्चुअली ये कि ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस लगाना है, यानी जैसे मंसूर को नहीं लगाना, कोई और नीचे से उठा कर किसी को लगा दें, जैसे या अफरीदी को लगा दें, किसी और को लगा दें। तो ये हुकूमत जो है वो ने मौलाना फजलुर रहमान को इस हद तक तो कायल कर लिया था। लेकिन फिर जाहिर है दिमाग बैठे हुए हैं हुकूमत के भी, उन्होंने सोचा कि नहीं, एक और तरीका हो सकता है जिससे सारे मसले हल हो जाएंगे, और वो ये है कि ये जो रुकावट सुप्रीम कोर्ट ने डाली है कि जी डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, हुकूमत ने सोचा है क्यों ना 63A में ही तब्दीली कर दी जाए, क्यों ना ये डिफेक्शन का रोला ही ख़त्म किया जाए। और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान को मना भी लिया गया है। इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी हम तो पहले ही कह रहे थे कि जो 63 है इसकी गलत तशरीह की गई है, और जो वोट का शुमार ना किया जाना ये गलत तशरीह है, ये तो नहीं हो सकता। तो 63A पर हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान मानते दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखें, अगर 63A पर मान जाएं मौलाना, तो फिर हुकूमत को तो कुछ और चाहिए ही नहीं है, क्योंकि अगर डिफेक्शन ही नहीं लगेगी, अगर 63A में तब्दीली हो जाती है और मौलाना वो मान जाते हैं, तो सिर्फ एक करके भी मौलाना का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हुकूमत जो चाहे कर सकती है। कैसे? वो तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ ले, वो किसी और जमात के लोगों को पकड़ ले, वो 41 को पकड़ ले, वो 8 को पकड़ ले, उन 8 में से 4 को पकड़ ले, और या उन 41 में से 12 को पकड़ ले। मौलाना फजलुर रहमान साहब ना भी होंगे तो फिर चूंकि एक रास्ता खुल जाएगा कि अब डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकती, तो फिर आप किसी और जमात के लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ा डर्टी किरदार अदा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करेंगे कि जी सुरखरू हो जाएंगे, देखें जी मैंने तो एक्सटेंशन काजी फायसा के एक्सटेंशन का वोट नहीं दिया, लेकिन आपने वो रास्ता खोला है जिससे काजी फायसा तो क्या किसी को भी कुछ भी किया जा सकता है। ये मैंने अभी ट्वीट किया कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चोर चौकीदार से कहें, घर के चौकीदार से, कि भाई हम यहाँ चोरी करना चाहते हैं, तुम बताओ, जाओ सामान लाकर हमें सारा दे दो, घर का सामान हम बाहर खड़े हैं, सामान लाकर दे दो। तो चौकीदार ने कहे कि नहीं जनाब, मैंने तो यहाँ का नमक खाया है, मैं तो ये चोरी में आपकी इस तरह से मुआवनत नहीं कर सकता। हाँ, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चाबी कहाँ पड़ी है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान भी वही काम कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई चाबी यहाँ पड़ी है, उस चाबी तक पहुँचने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, डिफेक्शन क्लॉज को ख़त्म करने में मैं तुम्हारा किरदार अदा कर सकता हूँ, 63A से जान छुड़ा सकता हूँ, उसके बाद तुम जो चाहे करते रहना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कर रहे हैं हुकूमत के लिए। देखिए, कोई हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान को एतराज़ नहीं है कि सीनियर मोस्ट जज आए या कोई और जज आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इससे कोई गरज नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो उनकी बात मान जाएंगे। और इसके अलावा 63A पर भी उनको कोई एतराज़ नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान बारीक वारदात ही डालते हैं हमेशा। आपने देखा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जब हुआ था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, LFO में मौलाना अपना किरदार भी अदा किया और वजाहतें भी देते रहे कि भाई मैंने तो किरदार अदा नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अभी फिर मौलाना यही कर रहे हैं, कहेंगे कि भाई मैंने तो देखें चीफ जस्टिस को वोट नहीं किया, मैंने तो जजों की एक्सटेंशन का वोट नहीं डाला।
लेकिन रास्ता खोल देंगे कि जिससे ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। अब आज उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ का जो वफ़द गया था उनको बताया कि भाई हुकूमती वफ़द को हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है और हुकूमती तजावीज़ से मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता, हमने अपनी तजावीज़ हुकूमत को दी हैं। यानी वो कहते हैं कि जी हमने दी हैं कि भाई ये यूँ कर लें, ये कर लेंगे तो हम मान जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ तो मौलाना फजल रहमान ने चिट्टा इनकार नहीं किया। कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि जी ठीक है यूँ कर लेंगे तो हम आपके साथ हैं, हम कर लेंगे। और उन्होंने कहा कि जी फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाज़मत तोसी के हक़ में नहीं हुई, तो उनका पहले भी मौक़िफ़ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अपनी कानूनी टीम से मुशावरत जारी है। इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ ऑप्शन दी गई हैं, कुछ ऑप्शन उन्होंने मानी हैं, कुछ ऑप्शन उन्होंने रखी हैं और कुछ चीज़ों पर वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसमें कोई शक इबहाम आपको नहीं होना चाहिए। और मौलाना फजल रहमान साहब अब चूँकि बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं और वो अपने मुज़ाकरात को बेहतर कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है उन्होंने अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड जो है वो भी कुछ ना कुछ उसको बढ़ा दिया हो। तो ये सब कुछ चल रहा है। अगर मौलाना नहीं मानते, इन केस की हुकूमत 63A पर भी नहीं मानते, जो कि मुझे नहीं लगता कि नहीं मानेंगे, वो मान जाएंगे। लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर हुकूमत का दूसरा प्लान क्या चल रहा था इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आने से पहले भी और बाद में भी ज़ेर गौर है। वो प्लान हुकूमत का ये चल रहा था कि जो 41 लोग हैं इनमें से चंद एक को मना लिया जाए मौलाना के बगैर ही, और उनको मना के कहा जाए कि आप मुकर जाएँ कि हमने कोई एफिडेविट तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया और कहें कि जो हमने एफिडेविट दिया वो हमारा है ही नहीं। यानी इस तरह से आपने तहरीक इंसाफ के लिए एफिडेविट दिया ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आज के भाई जिसने एफिडेविट जिस जमात का दे दिया वो जमात का रुकन तस्वुर किया जाएगा। अगर किसी ने तहरीक इंसाफ का दिया है, सलमान राजा बता रहे हैं कि 40 लोग हमारे पक्के हैं, पता नहीं 41वां कौन नहीं है, रियाज फतेहाना नहीं है या कोई और नहीं है, शायद रियाज फतेहाना हो, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जी 40 हैं जिनके पक्के एफिडेविट मौजूद हैं, एक का नहीं है। अब वो जिन 40 के पक्के एफिडेविट मौजूद हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा तस्वुर होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज वजाहत जारी कर दी है। लेकिन अगर कोई कह दे, हुकूमत अब कोशिश कर रही है, वो कह दे कि जी ये हमारा एफिडेविट है ही नहीं, तो तहरीक इंसाफ ऐसे काउंट करके बैठी हुई है, हमारा तो है ही नहीं। लेकिन उस सूरत में भी जो मेरी तशरीह है वो ये है कि अगर वो ये कह दें कि हमारा एफिडेविट पीटीआई के लिए नहीं है, तो फिर आप आज़ाद तो फिर भी नहीं हैं, फिर आप जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तो हैं इलेक्शन कमीशन की और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली की वेबसाइट के मुताबिक। तो इसमें बहुत खिच हो जाएगी, इसलिए हुकूमत लगी हुई है इस कोशिश में कि भाई मौलाना को मना लिया जाए, साफ़ सुथरा काम हो जाएगा, रोला ख़त्म हो जाएगा, जो करना है करते रहेंगे। आप देखें ना हुकूमत की यही कामयाबी, मैं फिर दोबारा एक दफ़ा जुमला ये दोहरा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कि मौलाना की ये कामयाबी भी बहुत है हुकूमत की कि वो मौलाना से सिर्फ 63A वाला बात मनवा लें, ताकि ये जो कदगन है कि जिनका वोट शुमार नहीं होगा, यानी हुकूमत क्या कानून साजी करेगी, वो कहेगी कि जी अगर कोई और पार्टी का नुमाइंदा या मेंबर वो किसी और पार्टी के हक़ में वोट कर देता है तो उसका जो है वोट शुमार किया जाएगा, वो ये कह देंगे। बाकी डिफेक्शन बाद में होती रहे तो होती रहे, वो हुकूमत फिर कहेगी कि जी हम आपकी डिफेक्शन नहीं होने देते, आप बेफिक्र हैं, हम पे एतमाद रखें। तो ये तरमीम आ जाएगी और अगर मौलाना इसमें सपोर्ट कर देते हैं तो बस फिर एक रास्ता खुल जाएगा। फिर उसके बाद हुकूमत इन लोगों को कि जिनके ऊपर डिफेक्शन लगनी नहीं है, इनको साथ में लाकर जो मर्ज़ी करती रहे, फिर तो उनका काम पूरा है। तो ये हो रहा है इस वक्त, जो रात गए जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है, आइन को और आइनी इदारों को और सुप्रीम कोर्ट के इदारे को तबाह करने का जो मंसूबा बनाया जा रहा है, उसमें सारे इस वक्त पाकिस्तान के सारे प्लेयर सर जोड़ के बैठे हैं और मौलाना फजल रहमान उसमें एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के पास इस वक्त मौका है कि वो चाहें तो अवाम के दिल जीत लें और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लें। जैसे कि 3 दिन पहले उन्होंने कहा था हुकूमत के साथ जाने का मतलब ये है कि हम आवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देंगे, ये इदराक उनको है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब इसका इदराक करते हुए इस पर अमल दरामद भी करें और अपने अवाम के जज्बात का ख्याल रखें तो फिर मेरा ख्याल है वो तारीख़ की दाएं जानिब खड़े होंगे। और अगर इस वक्त मौका परस्ती करते हुए उन्होंने इन बातों में आ गए कि ठीक है जी गवर्नर ले लें और फिर हम आइंदा दिनों में गवर्नर राज भी लगा देंगे, यानी पूरा सूबा ही आपको मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये फार्मूला एक तो ना चलेगा भी नहीं और मौलाना फजल रहमान साहब को बातों में लाकर ये करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे उनको मेरा ख्याल है अगर ज़िंदगी भर के तजर्बे का निचोड़ सामने रखते हुए इस नाजुक वक्त में मौलाना को सही दानिशमंदी के साथ फ़ैसला लेकर अपनी आइंदा की सियासत को बचाना चाहिए, वरना फिर वही है जो उनके हिस्से में आएगा, वो जो आ ही रहा है।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की बात हो रही थी तोड़ने की, उनमें एक मुबारक ज़ेब साहब भी हैं। मुबारक ज़ेब के बारे में मुबारक ज़ेब एक तासुर ये भी देते चले आ रहे हैं, नहीं जी मैं अपने भाई के खून से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं तो पीटीआई का हूँ, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। वो तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं जी मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आज खुलकर उन्होंने कह दिया है कि भाई मेरे पास दोनों रास्ते मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने तरीके साहब के सामने मुतालबात रखे हैं, मेरे मुतालबात ना माने गए तो मैं अपना रास्ता खुद लूँगा। यानी इसका मतलब है कि फिर वो हुकूमत के साथ जाएंगे, हुकूमत को वोट करेंगे। तो अच्छा कमेंट किसी ने किया हुआ था, उसने कहा कि इसके भाई को, रेहान ज़ैब को अगर टिकट नहीं दिया था तो यही वजह थी ना देने की कि उन्होंने फिर अगर टिकट दे भी दिया होता तो उन्होंने यही करना था। तो इसलिए जो है वो आज साबित हो गया है कि इनको टिकट ना देना सही फ़ैसला था। अब आप देखिए कि इन्होंने जो है वो इस वक्त जो समा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुबारक ज़ैब ने कहा है और बता रहे हैं कि मैंने क्या 4 मुतालबात रखे हैं। और क्या मुतालबात है जी? मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, मेरे जी जो है वो गुल ज़फ़र जो इनके मुकाबले में है, उस गुल ज़फ़र को जो है वो उसकी रुकनीत ख़त्म की जाए, इस तरह की कोई बात वो कर रहे थे। और प्लस वो ये कह रहे थे कि जो है वो 50 करोड़ रुपए का फ़ंड जारी किया जाए। ज़रा सुन भी लीजिए कि मुबारक ज़ैब ने समा टीवी के प्रोग्राम से क्या बातचीत की है। हमारे ऑलरेडी पीटीआई के साथ बातचीत तो चल रही है। अगर पीटीआई हमारा बात मानते हैं तो मैं इनके साथ जा रही हूँ, अगर नहीं मानती मैं बाजोड़ का नुमाइंदा हूँ। मेरे लिए लोग इसके दिमाग से क्या बाजोड़ के लिए कुछ ना कुछ करे। अगर हम इसके साथ ऐसा जा रहे हैं कि बस हर जगह में इस्तेमाल की तरह टिश्यू पेपर जैसा इस्तेमाल करें, बाकी से भी हम रख देंगे। इसके हम पीटीआई के साथ हमारी बातचीत हो रही है। अगर पीटीआई हमारा ये डिमांड है, इनके साथ हमारा 3-4 डिमांड है, वो जो उनके मानते चलो ठीक है मैं इनके साथ जा रही हूँ। अगर नहीं मानती फिर मैं अपना फैसला करूँगा। तारिक साहब के साथ हमारा मुतालिबात 4 मुतालिबात है। नंबर 1 ये है कि हमारा मुलाकात खान साहब के साथ करें। नंबर 2 ये है कि बाजोड़ का जो सदारत है वो ऑलरेडी बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ एमएनए के साथ है, जो सदारत है वो भी फौरन नोटिफिकेशन करें मेरे लिए। 3 नंबर हमारा डिमांड ये है कि अगर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में एमएनए के जो फंड ऑलरेडी के साथ शो किया 50 करोड़ रुपए, वो फौरन नोटिफाइड करिए। मैं हालांकि कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। चौथी डिमांड ये है कि जो हमारा बाजोड़ का सबका एमएनए है गुल ज़फ़र खान, हमारा बाजोड़ का जो सबका एमएनए है गुल ज़फ़र खान, सीएम ने उनके लिए नोटिफिकेशन किया कोकल पर्सन। वो हमारी सोशल मीडिया पर हमारा रेडी कर रहे हैं। वो कह रहे कि भाई मुबारक खान ने ये डील किया, वो डील किया। वो भी पीटीआई का बंदा है, मैं भी पीटीआई को, लेकिन वो हमारा खिलाफ है, खिलाफ हर जगह हमारा मुखालिफत कर रहे। वो कह रहे कि ये पीटीआई का नहीं, कभी कह रहे कि ये नून का है, कभी कह रहे कि ये सीडीएम का है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके जो नोटिफिकेशन है वो फौरी तौर पर कैंसिल कर दी। तो ये आपने सुना मुबारक ज़ैब के ये मुतालबात हैं, ये उनका मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार खड़े नज़र आते हैं। वैसे मैं आपको मुबारक ज़ैब के बारे में ये बता दूं, अभी वो कह तो रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं और मेरे मुतालबात हैं, लेकिन ये साहब जो हैं इन्होंने जो है वो पार्टी जब ये जीते इनके भाई के बाद इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उसमें कौमी और सूबाई दोनों इलेक्शन लड़े और दोनों सीटें जीत गए। दोनों सीटें जीत गए तो तहरीक इंसाफ ने इनसे दरख्वास्त की कि आप सूबाई सीट रख लें, हमारी हुकूमत है, हम आपको फ़ंड्स भी देंगे, हमारे पास फ़ंड्स हमारे इख्तियार में हैं, हम आपको फ़ंड्स देंगे और आप जो है वो सूबाई सीट रख लें और कौमी असम्बली की सीट छोड़ दें। लेकिन उन्होंने पार्टी को ऑनर नहीं किया, इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद कौमी असम्बली की सीट रखी, सूबाई असम्बली की सीट छोड़ी। जब सूबाई असम्बली की सीट छोड़ी तो वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। फिर जब वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो वहाँ भी इन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया बल्कि अपना बंदा खड़ा किया। नतीजा ये निकला कि एएनपी का बंदा वहाँ से जीत गया, NA-22 PP-22 बाजोड़ से, तो वो जीत गया बंदा अवामी नेशनल पार्टी का। तो उस वक्त भी इन्होंने पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। तो आज इनसे तवक्को करना कि ये तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे, ज़ाहिर है ये अबस और बेकार है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर साबित हो गई है कि ये साहब जो हैं या इनके भाई ये टिकट को डिज़र्व नहीं करते थे और इनको टिकट ना देना पीटीआई का सही फ़ैसला था, क्योंकि आज भी ये जो है वो अपना असल रंग दिखा रहे हैं। तो बहरहाल देखिए जी, अब सारी गेम मौलाना फजल रहमान के ऊपर है। मौलाना क्या करते हैं? मौलाना अगर इतना भी कर दें ना कि सीनियरिटी वाले मामले पे चलें, वो कर दें, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है एक पसंद नापसंद का मामला शुरू हो जाएगा कि अगर सीनियर मोस्ट को
ज़रूरी ना रहा कि सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस लगाना है, तो फिर ज़ाहिर अकरबा परवी होगी, अपनी मर्ज़ी का बंदा प्रमोट किया जाएगा, अपनी मर्ज़ी का बंदा ऊपर लाया जाएगा, तो ये भी मौलाना का गुनाह तारीख़ में लिखा जाएगा। तो सोच समझ के करना है मौलाना को, जो करना है इसका जवाब उनको यहाँ अपने कारकुनों को भी देना है, मुल्क पाकिस्तानियों को भी देना है, शायद आगे जाके भी देना पड़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।